जितने भी जीसीसी कंट्रीज में अमेरिका के दूतावास, सैनिक अड्डे, व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि हैं, सब हमले की जद में आ गए, सब पर नुकसान हुआ, लोग भी उनके मारे गए, उनके साजो सामान युद्ध के तमाम नष्ट हुए। इस्लामिक जगत में भी नागरिकों के बीच एक बड़ा भारी एका हो गया है। जो शिया सुन्नी के नाम पे उनमें सेक्टेरियन डिवाइड है, वो डिवाइड मिट गया इस लड़ाई में। होर्मुज चल रहा था, ईरान पे सैंक्शन लगी हुई थी, ईरान कठिनाइयों में था, ईरान में आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन को आप पीछे सपोर्ट कर रहे थे। अब वो सारी परिस्थितियां उल्टी होके अमेरिका के गले में है। यानी कि दोनों के बीच में सीज फायर करवा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पाकिस्तान को निश्चित तौर पर क्रेडिट मिलना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पहल पर अमेरिका ईरान पर हमले रोक रहा है। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो रहा है। अगली बातचीत शुक्रवार को इस्लामाबाद में होगी, जिसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका सब लोग शामिल होंगे। अब जरा कल्पना करके देखिए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय, इन पर क्या बीत रही है। अंधभक्त तो खैर किसी लायक नहीं है, किसी कर्म के नहीं है। उनके पास तो अगर जमीर होता तो वे अंधभक्त ही क्यों होते। हमारी विदेश नीति कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आसार जो है कई महीनों से ही हमें पता चल गया था कि ये हमारे प्रधान जी जो है, जो भी इतने सारे देशों के यात्रा करे हैं, वो सिर्फ अदानी, अंबानी और अपने मेडल्स या प्राइजेस जीतने के इसमें थे। भारत के लिए इसके क्या परिणाम है, ये हमें जांचने की जरूरत है और एक ठंडे दिमाग से। ये जो हमारे सिद्धांत रहे हैं, ये जो हमारी भारत की भूमिका रही है, ये मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी है कि उन्होंने इसको नष्ट किया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में सीज फायर हो गया है। जी हाँ, कहते हैं वेस्ट एशिया सीज फायर की आज हम कहानी आपको बता रहे हैं। तबाही टली है, छूटा मौका या नई कूटनीति की शुरुआत है। आज हम ये सब समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। वेस्ट एशिया में अमेरिका ईरान के बीच हुआ सीज फायर किसी साधारण समझौते से नहीं अधिक है। जी हाँ, ये उस दुनिया की राहत की सांस है जो युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। जितने भी जीसीसी कंट्रीज में अमेरिका के दूतावास, सैनिक अड्डे, व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि हैं, सब हमले की जद में आ गए, सब पर नुकसान हुआ, लोग भी उनके मारे गए, उनके साजो सामान युद्ध के तमाम नष्ट हुए, कारोबार में इतनी हानि हुई है, इस तरह की हुई है, ये भी उनके तखमीने लग रहे हैं कि अमेजन को कितना नुकसान हुआ, माइक्रोसॉफ्ट को कितना नुकसान हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा है। और 3000 के आसपास ईरानी और लेबनानी मारे गए और निश्चित तौर पर 100 के आसपास या 50 से 100 के बीच कहीं इजरायली मारे गए हैं, 14-15 अमेरिकी भी मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। कि युद्ध के समय जो परिस्थिति थी, उससे ज्यादा खराब परिस्थिति आपने हासिल की। आपके सारे अड्डों पे ईरान ने सफलतापूर्वक हमले किए, बहुत आपका नुकसान किया, जान माल का दोनों, और होर्मुज बंद हो गया, जिससे सारी दुनिया उत्पीड़ित हो गई। एकाएक इतनी बड़ी एनर्जी की सप्लाई, और सबसे ज्यादा भारत उत्पीड़ित हो गया, क्योंकि वो एकदम बगल में 150 करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है, जो जिसका हाइड्रोकार्बन का मैक्सिमम एरिया इंपोर्ट है। 88% से ज्यादा हमारा तेल, कच्चा तेल आता है, 65-66% एलपीजी आती है, 50% एलएनजी आती है हमारी, और खाद, हर तरह की खाद से संबंधित केमिकल और खाद, ये बहुत बड़ी मात्रा में आती है। हमारे बहुत से लोग वहां रहते हैं, बहुत बड़ी आबादी, करीब 90 लाख 1 करोड़ के आसपास, और बहुत बड़ी मात्रा में हम वहां निर्यात करते हैं, और बहुत से हमारे लोग वहां दुबई वगैरह में बस गए हैं, जो व्यापार करते हैं, उसके जरिए अफ्रीका और एशिया के और दुनिया, यूरोप वगैरह सब जगह वहां से व्यापारिक गतिविधियां चलाते हैं। बीते दिनों वैश्विक बाजारों में जो उथल पुथल दिखी, उसने साफ कर दिया था कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। तेल की कीमतें उछली, महंगाई बढ़ने लगी और निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे।
इस्लामिक जगत में भी नागरिकों के बीच एक बड़ा भारी एका हो गया है। जो शिया सुन्नी के नाम पे उनमें सेक्टेरियन डिवाइड है, वो डिवाइड मिट गया इस लड़ाई में। और इसी वजह से जीसीसी देशों के शासक ईरान पर ईरान के द्वारा किए गए हमलों के जवाब में हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके नागरिकों के मन में भी ईरान के प्रति बहुत हमदर्दी की भावना है। वो जान रहे हैं कि ईरान इसमें विक्टिम है, उसके ऊपर हमला किया गया है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। ये सारे गेम्स, और जापान जो लगभग अमेरिका की जेब में ही है पिछले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उसके यहाँ सबसे बड़ा अड्डा है एशिया का, जहां अमेरिकी सैनिक रहते हैं, 7वां बेड़ा रहता है और तमाम चीज। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो इन्फीरियर है। कह रहे हैं कि उनमें आलोचना को सहन करने की कोई क्षमता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, और हर गलत काम को, हर गलत बात को जो वो बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई चीज उनकी स्थिर भी नहीं है, वो अभी कुछ कह रहे होंगे, कभी कुछ कह देंगे। तो अगर आप उनसे कोई ऐसी बात कहते हैं जो पूर्ण है, तो उनमें वो योग्यता नहीं है कि उसके आधार पे अपनी बातचीत आपसे कर सके। ये जापान का पूर्व प्रधानमंत्री आपके बारे में कह रहा है। तो ट्रंप ने पूरी आभा सारी दुनिया में खो दी, अपने दोस्त खो दिए, और इसकी वजह से व्यापारिक बहुत सारे रिश्ते जो अभी धीरे धीरे खुलेंगे, क्या क्या कहां वो खो चुके हैं, क्या क्या खोएंगे। और ईरान से उनको बैठकर टेबल पर कुछ न कुछ कंसीड करना पड़ेगा, जो उनका इस युद्ध शुरू करने से पहले कोई जरूरत नहीं थी। होर्मुज चल रहा था, ईरान पे सैंक्शन लगी हुई थी, ईरान कठिनाइयों में था, ईरान में आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन को आप पीछे सपोर्ट कर रहे थे। अब वो सारी परिस्थितियां उल्टी होके अमेरिका के गले में है। हमारे यहाँ भी एक चारण क्लब है जो इसमें भी कुछ निकालेगा, तर्क लाएगा, इसमें भी कुछ फूट गढ़ेगा, लेकिन उन सब के लिए भी बहुत शर्मनाक रहा। दिल्ली से लेकर डेट्रॉइट तक सप्लाई चेन हिल गई थी, लेकिन इस समझौते का असली महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय है। अगर ये टकराव युद्ध में बदलता तो नतीजा भयावह होता। ईरान जैसे घनी आबादी वाले देश, जहां 8.5 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, बड़े पैमाने पर हमले सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होते बल्कि व्यापक विनाश का कारण बनते। पूरी दुनिया में जिस बात को लेकर कल देर शाम से लगातार चर्चा हो रही थी वो ये थी कि दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि पूरी ईरानी सभ्यता को मटिया मेट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और इतना बर्बाद कर दूंगा कि दोबारा कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। अब यहां तक युद्ध पहुंच चुका था, आप समझिए, यहां तक युद्ध पहुंच चुका था। और जो ईरान के जो राष्ट्रपति थे मसूद पेजेश्कियां, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि ईरान के 1.4 करोड़ लोग, यानी 14 मिलियन लोग कुर्बानी अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, और वो तमाम जो पुल हैं, तमाम जो पावर प्लांट्स हैं, तमाम जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनके इर्द गिर्द ह्यूमन चेन बना के खड़े होंगे, यानी शहादत के लिए तैयार हैं। आप सोचिए, उस मकाम तक ये क्राइसिस पहुंच चुकी थी। और उस क्राइसिस को जब सब लोग ये समझ रहे थे कि अब दुनिया एक बड़े विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है, उस वक्त पाकिस्तान के मीडिएशन ने, पाकिस्तान की मध्यस्थता ने, जाहिर सी बात है उसमें तुर्की का भी हाथ है, उसमें इजिप्ट का भी हाथ है, उसमें ओमान का भी हाथ है, कुछ लोग कह रहे कतर का भी हाथ है, और कुछ लोग ये कह रहे इन सबके पीछे चीन का भी हाथ है। लेकिन असली भूमिका इसे पाकिस्तान ने निभाई। और उसके बाद जब अमेरिका के टाइम ईस्टर्न जोन के हिसाब से रात को 8 बजे से तकरीबन 90 मिनट पहले ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया कि दरअसल 2 हफ्ते का सीजफायर या युद्ध विराम उनके और ईरान के बीच में हो गया है। तो जहां तक युद्ध पहुंच चुका था, जिस स्थिति में पहुंच चुका था, और जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकट का कारण बन रहा था, जिसकी वजह से चाहे रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो बुरी तरीके से हिल चुके थे। और अगर आप टाइमलाइन को देखें तो सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा हुआ था कि क्या ट्रंप अब जेनोसाइड की बात करने लगे हैं, क्या वो पूरी की पूरी 9 करोड़ ईरान की आबादी को बर्बाद और मौत के घाट उतार देना चाहते हैं, क्या वो वार क्राइम नहीं कर रहे हैं।
यहां तक स्थिति पहुंच चुकी थी। और यह भी खबर आई थी कि दरअसल ईरान ने अमेरिका के साथ सारे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को बंद कर दिया है। वहां से चीजों को घसीट कर यहां तक लाना, यानी कि दोनों के बीच में सीज फायर करवा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए पाकिस्तान को निश्चित तौर पर क्रेडिट मिलना चाहिए। बिजली, पानी, अस्पताल, बांध जैसी बुनियादी ढांचों पर हमले अकाल, बीमारी और बड़े पैमाने पर विस्थापन को जन्म देते। दूसरे विश्व युद्ध के हमलों से भी बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता था। मिड अपॉर्चुनिटी। अब इसी बीच बात हो रही है, क्या भारत ने मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर दी है, यानी कि किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है? जो घटना हुई है, पिछले करीब 38 दिन से जो लड़ाई चल रही थी, वो फिलहाल 2 हफ्ते के लिए रुक गई है। हम और आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं, वो विषय आया क्यों है, पहले ये समझ लें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे पहले धमकी दी थी कि वे इतना बड़ा हमला करने वाले हैं कि एक पूरी की पूरी सभ्यता, एक सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया दहल उठी थी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा हमला किस तरह करेंगे। क्या वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि पूरा देश, एक सभ्यता खत्म हो जाएगी। उसके लिए डेडलाइन दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। टिक टिक करके घड़ी आगे बढ़ रही थी। इजराइल के एक चैनल ने तो घड़ी काउंटडाउन शुरू कर दिया था। एक एक सेकंड, एक एक मिनट उसमें कम होता जा रहा था कि ट्रंप की डेडलाइन में अब इतने घंटे बचे हैं, अब इतने मिनट बचे हैं। और जैसे ही ये 0-0 पर आएगा, डोनाल्ड ट्रंप एटम बम गिरा देंगे या पता नहीं क्या करेंगे। इधर की दुनिया जब सोती है तब उधर सवेरा होता है। डोनाल्ड ट्रंप का सवेरा हुआ, उससे पहले ही उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पहल पर अमेरिका ईरान पर हमले रोक रहा है। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो रहा है। उसमें उन्होंने कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया कि भविष्य में स्थायी शांति के लिए बातचीत होगी। उसमें हॉर्मुज अभी तत्काल 2 हफ्ते के लिए खोला जाना ईरान ने मान लिया है। सभी के लिए सुचारू रूप से आवागमन तेल टैंकर्स का, जहाजों का होगा। अगली बातचीत शुक्रवार को इस्लामाबाद में होगी, जिसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका सब लोग शामिल होंगे। शुरू में ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर कर दिया है। हो सकता है ईरान माने न माने, क्योंकि इससे पहले भी कुछ दिनों तक लड़ाई रोकी थी ट्रंप ने। वो बहाना था, लड़ाई चलती रही थी। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद सैयद अब्बास अरागची, जो इस्लामिक नेशन ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। तुर्रा देखिए शिव कुमार जी की अब्बास अरागची के ट्वीट में भी शुक्रिया, करम, मेहरबानी शहबाज शरीफ साहिब, आसिम मुनीर साहिब, थैंक यू वेरी मच। पहले पैराग्राफ में यही लिखा है। अब्बास अरागची के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर साझा किया। आप जरा कल्पना करके देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जिस देश को खत्म करने पर आमादा था, उसके विदेश मंत्री के ट्वीट को इसलिए कोट नहीं कर रहा, उसका स्क्रीनशॉट डाल रहा है इसलिए ताकि उसके सीज फायर की तस्दीक हो जाए कि हमने एक तरफा नहीं किया, ईरान ने भी मान लिया। अब इससे आगे की कहानी, शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया। उन्होंने भी लिखा कि हमारे अनुरोध पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह लड़ाई रोकी है। हमने ईरान से बात की, डोनाल्ड ट्रंप से बात की, हमने कहा शांति होना चाहिए, मिल बैठकर बात करते हैं। शहबाज शरीफ लिखता है, हमारे लिए असीम महान गर्व का अवसर है कि हमने सीज फायर करवाया है, युद्ध रुकवाया है। अगली बातचीत इस्लामाबाद में होगी। अब जरा कल्पना करके देखिए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय, इन पर क्या बीत रही है। अंधभक्त तो खैर किसी लायक नहीं है
किसी कर्म के नहीं है। उनके पास तो अगर जमीर होता तो वे अंधभक्त ही क्यों होते, बल बुद्धि विवेक अगर होता तो इस तरह से आंखों पर पट्टी क्यों बांधे होते, क्यों इस तरह के दावे करते होते। वॉर रुकवा दी पोपो, यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था नरेंद्र मोदी ने। क्यों वे ये दावा करते कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। अगर वे विश्व गुरु होते तो आज इस लड़ाई को रुकवाने का श्रेय भारत को मिलना चाहिए था। कम से कम पहल तो होनी चाहिए थी भारत की तरफ से। लेकिन हुआ क्या था, अब इस पर भी गौर कर लीजिए शिव कुमार कि आखिर हमें ये मौका क्यों नहीं मिला। हमें किसी ने टका शेर क्यों नहीं पूछा। टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। हमारे देश के राजा की स्थिति यह है कि उसको न टका शेर में कोई पूछ रहा है, न टका शेर खाजा में कोई पूछ रहा है। वजह यह है कि जिस दिन अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अगले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी। भारत के प्रधानमंत्री मुंह में दही जमाए बैठे रहे। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने अयातुल्ला अली खमेनेई की हत्या या मौत पर शोक नहीं जताया है। ईरान में स्कूली विद्यार्थी मारे गए, छात्राएं मारी गई 165 से ज्यादा, एक शब्द नहीं बोला हमने। 6 दिन तक भारत के विदेश मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि ईरान पर हमले की निंदा करने को तैयार नहीं हुआ। निंदा तो आज तक नहीं की है। बहस हो शुरू हो गई है। इस सीज फायर के बीच में एक बहस और भी तेज हुई। मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सच जैसे कुछ आलोचकों का मानना है कि भारत ने इस संकट में सक्रिय भूमिका नहीं निभाकर एक कूटनीतिक अवसर गंवा दिया है। उनका तर्क है कि भारत जो वैश्विक दक्षिण का एक बड़ा चेहरा बन रहा है, मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था। हमारी विदेश नीति कहां से कहां पहुंच गई। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, मुझे इतना गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि ये आसार जो है कई महीनों से ही हमें पता चल गया था कि ये हमारे प्रधान जी जो है, जो भी इतने सारे देशों के यात्रा करे हैं, वो सिर्फ अदानी, अंबानी और अपने मेडल्स या प्राइजेस जीतने के इसमें थे, और जो नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ावा देना था वो सेकेंडरी फैक्टर बन गया था। और उनकी दोस्ती नेतन्याहू से और डियर डोनाल्ड ट्रंप से इतनी गहरी हो गई थी कि वो दूसरे देशों को इतना महत्वपूर्ण दर्जा जो देना चाहिए था, रूस को, ब्रिक्स को, ग्लोबल साउथ को, उन्होंने नहीं दिया। एक तरह से नजरअंदाज करते गए। और ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल के अलावा हमारे देश को कोई सपोर्ट करने के लिए ओपनली नहीं खड़ा था। तो हमको पता था, जो भी गहराई से इंडिया भारत की विदेश नीति को जान रहे हैं, धीरे धीरे हमें पता चला कि ये वन मैन शो है और सिर्फ टेलीविजन के लिए ये दिखावा हो रहा है। जो असलियत होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में, वो धीरे धीरे हम खो बैठे थे। और जो चीन से लेके, ईरान से लेके, रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि यूएई और सऊदी अरेबिया भी शहबाज शरीफ को शाबाशी दे रहे हैं। आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जो पुतिन नहीं कर सके, मिस्र, टर्की नहीं कर सका या ओमान नहीं कर सका, ये दोनों जो है हमारे दुश्मन मुल्क के सरबराह, वो कामयाबी बता के पूरी दुनिया में, जैसे आपने कहा, राहत की सांस ले रहे हैं। जो रात को धमकी दी गई थी ट्रंप के द्वारा कि उनकी सिविलाइजेशन को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, अब जो है सिर्फ तेल और गैस की कीमतें नहीं, फर्टिलाइजर की ही नहीं, और बिजली की भी जो किल्लत पूरी दुनिया में देखी गई थी, पूरे दुनिया के लोग और ख़ास तौर पे ईरान के लोग जो कुर्बानी दिए हैं 40 दिनों के तकरीबन बमबारी से दिन रात में, और इस क्षेत्र के लोग जो डर और खौफ में जी रहे थे, तो जो लंबी कतारें भारत में देखी गई गैस के लिए, उनके लिए कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिला। हालांकि मेरा मानना यह है कि तेल और गैस इतनी जल्दी बहाली नहीं होगी, क्योंकि गैस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है, कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे उसको दुरुस्त करने में।
शायद उसके बाद गैस बहाल होगी। और सबसे बड़ी जीत जो है ईरान को हुई है। उन्होंने अपना जवाबी हमले में बता दिया है सुपर पावर, ग्लोबल सुपर पावर और रीजनल सुपर पावर अमेरिका और इजराइल को, कि वो क्या ताकत है, उनका क्या डेवलपमेंट हुआ है। और सेल्फ रिलायंस के तहत उन्होंने जवाबी कार्रवाई करके अपना मुकाम, अपना प्रेस्टीज, अपना प्लेस जो है वर्ल्ड काउंसिल में जमा लिया है। और अमेरिका उनकी शर्तों को लगभग मान के जो है ये 2 हफ्ते का पॉज सीज़फायर में दिया है। आलोचकों के मुताबिक भारत का इजराइल के साथ बढ़ता रणनीतिक संबंध और संतुलित दूरी बनाए रखने की नीति उसे इस संकट में निर्णायक हस्तक्षेप से रोकती दिखी। सवाल उठता है, क्या भारत ने सच में एक बड़ा मौका खो दिया? और वहीं पर पाकिस्तान की सरप्राइज कूटनीति। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पहलू पाकिस्तान की भूमिका रही। आमतौर पर संकट में हाशिए पर रहने वाला इस्लामाबाद इस बार मध्यस्थ बनकर उभरा। उसने अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज तक लाने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने अपने पुराने कूटनीतिक नेटवर्क और बैक चैनल का इस्तेमाल करते हुए 10 सूत्रीय शांति योजना तैयार करवाई, जिसे अंततः अमेरिका नेतृत्व ने भी स्वीकार किया। भारत के लिए इसके क्या परिणाम है, ये हमें जांचने की जरूरत है और एक ठंडे दिमाग से, हमें कोई भावुक होके वैचारिक रूप से, पार्टिजान रूप से इसको नहीं देखना है। सबसे पहले मोदी सरकार ने भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसके साथ पूरी तरह से समझौता कर दिया है। 3 बार पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने अमेरिका दबाव में आकर रियायती दर, जो डिस्काउंटेड तेल है, खरीदना छोड़ दिया। पहले वेनेजुएला से, फिर ईरान से, फिर रूस से। आपको याद होगा कि 1948 में मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में कहा था कि यदि कोई राष्ट्र अपनी विदेशी नीति को आउटसोर्स कर देता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने यही नहीं किया है? सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के पास आज 10 दिन से ज्यादा तेल है ही नहीं और 18 दिन से ज्यादा गैस रिजर्व्स नहीं है। इसका मतलब आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। अब मोदी सरकार पिछली सरकारों पर इसका दोष डाल रही है कि ये तो कांग्रेस सरकार ने किया, ये इस सरकार ने किया, हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो भूल रहे हैं और जानबूझकर भूल रहे हैं देश को गुमराह बनाने के लिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ठीक इसी मकसद से पेट्रोनेट की शुरुआत की थी। वो मोदी सरकार है जिसने 11 वर्षों से स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं बनाए। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रिजर्व के लिए पेट्रोनेट बनाया है, स्टोरेज फैसिलिटीज बना दी, लेकिन तेल खरीद के डालना तो इनकी सरकार का काम है, क्योंकि सरकार आपकी आई 2014 में। मनमोहन सिंह की सरकार थोड़ी करेगी ये काम 2011 साल पहले। दूसरी बात ये कि पिछली हर सरकार ने, मतलब हर सरकार नॉन अलाइन रही है भारत से, भारत को नॉन अलाइन रखा था। इसीलिए उन्हें अपने तेल आपूर्ति की बंधक बनने होने, मतलब ये कि हमारा तेल हॉस्टेज हो जाएगा दूसरे देशों के कारण, ये चिंता करने की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं थी। ये चिंता क्यों आ रही है? इस पे आने के पहले ये भी आप एक चीज ध्यान रखें कि अब भारत या तो महंगे वेनेजुएला के तेल पर निर्भर होगा, जो आज अमेरिका के कंट्रोल में है, या फिर उसे हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने हर जहाज के लिए 20 लाख डॉलर देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। इससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा पे और प्रभाव पड़ेगा, गैस की प्राइसेस पे तेल पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने युद्ध शुरू होने से मतलब ये नॉन अलाइंड क्यों नहीं है, ये मैं आपके दर्शक समझ ले। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले इजराइल जाकर और ईरान पर हमले होने का राजनीतिक रूप से समर्थन किया। भारत की जो नॉन अलाइनमेंट है, इस सिद्धांत के साथ समझौता किया। ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के चुनाव होने से ठीक 5 महीने पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के लिए भी प्रचार किया। ये दूसरी बार है जो ये प्रधानमंत्री ने किया है। पहले राष्ट्रपति ट्रंप के लिए किया था टेक्सास में, अब ये नेतन्याहू के लिए किया इन्होंने। इसलिए भारत की जो छवि है और एक मध्यस्थ के रूप में भारत की जो भूमिका रही है, आपको याद होगा कोरिया वॉर में हम लोगों ने मीडिएशन किया था। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पैलेस्टाइन के लिए समर्थन किया था, 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वियतनाम और अमेरिका की जंग लड़ी थी, तब भी हमने मीडिएशन किया, मतलब पीस और सेसेशन के लिए हमने
खुलेआम पर हमने वो किया था। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जब हो रहा था, राजीव गांधी जी ने उसके बारे में मतलब दुनिया भर में कैंपेन चलाया था। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारे सिद्धांत रहे हैं, ये जो हमारी भारत की भूमिका रही है, ये मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी है कि उन्होंने इसको नष्ट किया है। ये कदम केवल आदर्शवाद नहीं बल्कि ठोस रियल पॉलिटिक का उदाहरण है, जहां अपने हितों को साधते हुए क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दिया गया। चीन की पृष्ठभूमि में भूमिका भी अहम रही है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हुई बातचीत ने माहौल को नरम करने में मदद की। भारत के लिए क्या मायने हैं, इसको समझिए। भारत के लिए यह सीजफायर राहत और चेतावनी दोनों लेकर आया है। वेस्ट एशिया में स्थिरता भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए बेहद जरूरी है। ईरान का चाबहार पोर्ट, यूरोप तक जाने वाले कॉरिडोर और बहुपक्षीय समझौते सभी इसी क्षेत्र की शांति पर निर्भर है। अगर युद्ध होता तो तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती थीं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता। रुपया कमजोर होता, सब्सिडी का बोझ बढ़ता। हालांकि पाकिस्तान की सक्रिय कूटनीति भारत के लिए एक रणनीतिक संकेत भी है। इससे इस्लामाबाद की वैश्विक छवि मजबूत हो सकती है, जो दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। एम्बैरसिंग बात है, ये एक पाकिस्तान जिसे हम कंगाल देश कहते हैं, हमेशा मोदी जी तो कौन विदेश मंत्री जयशंकर जी, जब पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात आ गई तो यही हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहा था, ये दलाल राष्ट्र है, हम दलाली नहीं करते। अच्छी बात है, आप दलाली नहीं करते, लेकिन इतना बड़ा देश है, आप अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पाए इस युद्ध में। लेकिन वही दलाल राष्ट्र को प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान की मध्यस्थता हो रही है इस युद्ध में, जिस युद्ध से पूरा विश्व सदमे में आया। तो आप इस्लामाबाद में शांति वार्ता चलेगी और जागतिक वर्ल्ड मैप पर पाकिस्तान को महत्व मिलेगा, इस्लामाबाद को महत्व मिलेगा। जिस इस्लामाबाद पर आप ऑपरेशन सिंदूर में अपना झंडा फहराने वाले थे ना, क्या हो गया मिस्टर जयशंकर, बताइए। मोदी जी आप कहाँ है? ये मोदी जी केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में प्रचार में घूम रहे। उनको ये उसका महत्व है कि प्रचार करना है हमारे पार्टी के लिए और अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर क्रिटिसाइज करना है। लेकिन महाविश्व गुरु को ये पता नहीं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए आभार और थैंक्स कहा है, इजराइल ने थैंक्स कहा है, ईरान ने भी थैंक्स कहा है। तीनों देश के प्रमुख अब बैठेंगे इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये इसके लिए नरेंद्र मोदी और उनकी नीति जिम्मेदार है। ट्रंप की शांति कोशिश है, पॉलिटिकल स्टंट है, जो होगा वो होगा, लेकिन इस्लामाबाद को महत्व मिला है ना। शांति की कोशिश जरूर है, ट्रंप भी थक चुका है इस युद्ध से। ईरान जैसे राष्ट्र ने ट्रंप को थकाया है बहुत। ट्रंप आप देखो ना, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखो, नेतन्याहू भी थक चुका है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी थक चुका है, मिडल ईस्ट के सभी गल्फ के राष्ट्र भी थक चुके हैं, लेकिन ईरान नहीं थका है। वेस्ट बंगाल में 91 लाख से वोट काटे गए, इस बात का क्या कहना है? ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त है और ये जीत या जो भी निर्णय होगा वो ज्ञानेश कुमार का होगा। ज्ञानेश कुमार ने सुपारी ली है बीजेपी को जिताने की और लगभग 1 करोड़ वोट, जिसमें 99% मुस्लिम वोटर्स है और वो अधिकृत वोटर है, इस देश के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के नागरिक है। लेकिन ये 1 करोड़ वोट अगर ममता जी को मिलेंगे तो ममता जी फिर एक बार सत्ता में आएगी। ये डर से चुनाव आयोग ने बीजेपी की एक ब्रांच बनकर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जीत रही है। जी हाँ,
ये सीज फायर एक बड़ी सच्चाई उजागर करता है। अहंकार और अति आत्मविश्वास अक्सर विनाश का कारण बनते हैं। खुफिया चूक और रणनीतिक गलतियां हालात को खतरनाक मोड़ पर ले जाती। Which brings me back to the Dhurandhar rhetoric. When a senior minister, someone who has been a practiced diplomat all his career, uses a term like dalal to describe a nation, it may capture the public sentiment in this country, even provoke greater outrage. The truth, though, is while harsh words can signal intent and may get applause from what I call the Dhurandhar watching class, they cannot be a substitute for a sustained strategy. Diplomacy, my friends, doesn't work to a Bollywood script. This is not a space to be smug or only rely on optics or think that we are a... दूसरी ओर ये भी साफ हुआ है कि मध्य ताकत वाले देश जैसे पाकिस्तान भी सही समय पर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये कूटनीतिक की ताकत और संवाद की ज़रूरत को रेखांकित करते हैं। जी हाँ, अमेरिका और ईरान सीज़फायर ने फिलहाल एक बड़े युद्ध को टाल दिया है, लेकिन वेस्ट एशिया की गहरी दरारें अब भी बनी हुई हैं। ये समझौता सिर्फ विराम नहीं, समाधान नहीं, भारत के लिए ये समय आत्ममंथन का है। क्या उसे वैश्विक संकटों में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए या अपनी संतुलित नीति को ही जारी रखना चाहिए? दुनिया ने एक बड़ी तबाही से खुद को बचा लिया, लेकिन असल परीक्षा अभी बाकी है। जो होगा आपको द स्वतंत्र पर दिखाया और सच्चाई से बताया जाएगा। नमस्कार।